पीजीटी इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज 3 में हम इकोनॉमिक बज सर्वे एंड बजट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन हम प्रीवियस 2 सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर केलकर की अध्यक्षता वाले कार्यबल द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि वित्तीय घाटा 2008-9 तक समाप्त किया जाए, या फिर वित्तीय घाटा जीडीपी के 3% तक कम किया जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि जो हमारा जो FRBM एक्ट 2003 था, उसके कार्यान्वयन तथा उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है, अगर हम बात करें तो विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसने जुलाई कब रिपोर्ट की थी, 2003 में केलकर कमेटी का गठन हुआ था और 2004 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हो गई थी। और इसमें जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशन में थी कि 2004-5 में एक थी कि 2004 और 5 में जो हमारा वित्तीय घाटा है उसमें 0.5% की कमी करें और 2009 तक इसको जो है वो ज़ीरो कर दिया जाए। तो पहली वाली यहाँ पे जो सुझाव है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और दूसरा था कि राजकोषीय घाटे को 3% तक कम किया जाए। और तीसरा इन्होंने दिया था कि जो आरबीआई है, आरबीआई से कोई उधार ना लिया जाए। और नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि वित्त मंत्री को सरकार के आय व्यय के आंकड़ों को जो है वो हर 3 माह के बाद प्रस्तुत करना पड़ेगा। और आरबीआई के घाटे का वित्त पोषण नहीं करेगा। बोला कि आरबीआई से कोई लोन नहीं लिया जाएगा और साथ ही आरबीआई जो वित्त घाटा होता है उसको जो है वो उसकी भरपाई नहीं करेगा। सरकार को जो है सीमित अवधि के लिए, सरकार को जो रेपो रेट पे ऋण दिए जाते हैं ना, वो एक सीमित अवधि, और ये सीमित अवधि कितने की रखी गई थी, 90 डेज की। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जेंडर बस्टिंग से तात्पर्य, तो इसका ऑप्शन जो है महिला सशक्तिकरण, इसमें अलग बजट नहीं आता, उनसे भेदभाव नहीं है ये। ठीक है, और पुरुषों को महिलाओं से अलग नहीं किया जाता, बल्कि इसमें महिला वर्ग को सशक्त करने का एक उपकरण है ये। और मैंने ये आपको बताया हुआ है कि जेंडर बस्टिंग क्या होता है। और जेंडर बस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी धारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इसकी धारणा 1884 में जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, जिसमें जब भी सार्वजनिक व्यय होता था तो उसमें जेंडर के मुद्दों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटा युग्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें चालू घाटा और राजकोषीय घाटा आएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ये दोनों घाटे महत्वपूर्ण होते हैं। चालू घाटे में हम क्या करते हैं, जो सभी प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट एंड जो हमारी पेमेंट होती हैं, उनको हम लेते हैं। ठीक है, और जो सरकार के नहीं होते बट सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों में परिवर्तन नहीं लाते हैं, फिर भी ये जो है वो संपत्तियों के दायरे में जो है वो परिवर्तन ला देते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर के नहीं होते ना, तो संपत्तियों में तो कोई वृद्धि नहीं करते ये। दूसरी तरफ राजकोषीय घाटा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है ये। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के व्यय और आय का जो है अंतराल को व्यक्त करता है, कि एक वित्तीय वर्ष में जो है वो कितना सरकार का व्यय और आय हुआ। इस तरह से जो है ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, आता है अभिकथन दिए हैं हमारे पास। ये एक अभिकथन है और ये इसका तर्क है। इसमें बोला कि राजकोषीय अनुशासन के लिए व्यय सीमा अति वांछनीय है, और दूसरा बोला कि बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार के वित्त को प्रतिकूलता प्रभावित करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इन अभिकरणों में हमें बोला है कि हमने बताना है कि कौन सा सही है, कौन किसको सही से प्रेजेंट करता है। तो अगर इसको देखें तो इसमें जो है जो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि
यदि जो राजकोषीय अनुशासन का मतलब होता है राजकोषीय घाटे से, एक व्यय सीमा से अधिक होने पर इसमें जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है घाटे घाटे से जो है वो गवर्नमेंट की टेंशन भी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है देखो, बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार के वित्त को प्रतिकूलता प्रभावित करता है। ठीक है, प्रतिकूलता प्रभावित तो करता है, लेकिन एक बहुत जो है बहुआयामी प्रतिकूलता ना, इसमें जो है बहुआयामी नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही प्रभावित करेगा। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। उसके बाद है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रत्येक मद के पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बजट बनाने की प्रक्रिया को हमारे पास जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, निष्पन्नता बजट। देखो, जो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पीटर प्रायर थे, उन्होंने 1970 में जो है वो जीरो बेस बजटिंग की व्याख्या की थी। और बोला था कि बजट वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विभाग की जो है प्रत्येक मद का मतलब स्टडी करते हैं, और उसके जैसे शून्य बेस जो हमारे पास बजट होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि पिछले बेस को हम नहीं लेते हैं और बिल्कुल नए सिरे से बजट को बनाते हैं। इस बजट में जो है सारा ही बजटिंग जो है वो शून्य से शुरू की जाती है, अर्थात पिछले आंकड़ों को हम कोई महत्व नहीं देंगे। और अगर हम बात करें, तो जो प्रत्येक रुपए की मांग किसी भी कार्य, परियोजना, क्रिया का औचित्य इसमें नहीं रहता है। इसमें जो है वो हमारे पास जो बजट का निर्माण है उसका हमें नए सिरे से इम्पोर्टेंस बतानी पड़ती है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इस बजट में जो है जितना भी हमारा व्यय होता है उसका मूल्यांकन करके वांछितता के आधार पे इसको तैयार किया जाता है। तो इसमें जैसे वित्तीय वर्ष के प्रत्येक मद के पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात बीच बजट बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको शून्याधार बजट जो है इसको नहीं कहा जाएगा, नया बजट भी नहीं करेगा, डेबिट बजट भी नहीं कहेंगे, तो इसको निष्पन्नता बजट कहेंगे कि परफॉर्मेंस बजट, पिछले जो है पिछली मद का पुनर्मूल्यांकन करके जो है वो हमने नेक्स्ट बजट बनाया, क्योंकि शून्याधार बजट मैंने आपके पास डिस्कस कर दिया कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है भारत की सरकार के ऋण दायित्व। ठीक है, राज्य भविष्य निधि, लघु बचतें, प्रारक्षित निधियां तथा जमा राशियां, भारत की समेकित निधि। ठीक है, तो हमें जो है बताना है, तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन बी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि भारत की समेकित नीति इसमें नहीं आती है, इसमें ये तीनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संघीय सरकार के राजस्व खाते में योजना व्यय में समाविष्ट है। योजना व्यय में क्या आता है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो अगर हम योजना व्यय की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है आर्थिक सेवाएं, ठीक है, और उसके बाद जो है सामाजिक वो सामुदायिक सेवाएं, और राज्य तथा केंद्र जो प्रदेशों में सहायता और अनुदान आता है। लेकिन लोक हितों के वित्त पोषण हेतु ऋण की अग्रिम राशि जो है वो इसमें नहीं आती है। तो इसमें हमारा जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, चालू आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अर्थात बजट में अस्थायी अंतराल को भरने का अल्पकालिक ऋण कौन सा है। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है, अनिधिबद्ध ऋण, अनिधिबद्ध ऋण, क्योंकि अस्थायी अंतराल है ना, कोई स्पेसिफिक गैप लेके हम नहीं चल रहे हैं, तो इसको अनिधिबद्ध ऋण कहा जाता है। उसके बाद है, शून्य बजट के निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है। शून्य बजट में कौन सा प्रासंगिक है, हम बहुत बार जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो शून्य बजट की हम बात करें तो इसमें जो है हमारे पास व्यय की प्रत्येक मद को पूर्व बजट पुनर्अवलोकन की चुनौती दी जाती है। तो देखो, नहीं देखा जाता ना उसको, पिछला डाटा तो देखा नहीं जाता। व्यय के किसी भी न्यूनतम स्तर को प्रदत्त मान लेने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल सही। प्रत्येक मद के व्यय की हाशिए पर या सीमांकित वृद्धि की जाती है, सही है। अगले वर्ष, नहीं नहीं, ये जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, प्रत्येक मद के व्यय की हाशिए पर या सीमांतित वृद्धि की जाती है, हाशिए पर
प्रत्येक मद के व्यय के हाशिए पर या हाँ, ये इसमें आएगा। जब अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है तो व्यय के अधिकांश मदों को प्रदत्त मान लिया जाता है। तो ये जो है, क्योंकि इसमें अगले वर्ष का जो है हम प्रदत्त मानते हैं उन चीज़ों को, तो इसमें ये भी आएगा। तो इसमें हमारा आएगा 2, 3, 4। अब इन ऑप्शन में हम देखें तो पहले इस ऑप्शन में अगर हम यहाँ पे ये कर दें, 3 कर दें, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आता है, भारत की सरकार द्वारा 2011-12 में मनरेगा के अंतर्गत परिव्यय की जो राशि थी वो क्या थी? तो मनरेगा जो है वो उसकी राशि थी 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 40,000 करोड़ रुपए थी। और अगर हम बात करें तो 2000 इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, 22-23 में जो है इसकी राशि के लिए जो है वो 73,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते में गैर योजना राजस्व व्यय में शामिल है। तो इनमें से कौन सा शामिल है? तो हमें पता है कि जो गैर राजस्व योजना होती है उसमें हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड जो ग्रांट्स होती हैं वो आती हैं, ऋण की माफी भी इसमें आती है। तो इसमें से हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो है वो जो हमारा ऑप्शन बी है 1, 2, ठीक है, पहला भी आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, लेकिन ये नहीं आता है ना, तो इसमें ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायकों को घटा दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? अब देखिए, हमारा कुल राजकोषीय घाटा है ना, उसमें से ब्याज हम घटा दें तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, और प्राथमिक घाटा जो है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, जो अगर हम इसमें जो है बात करें तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल प्राथमिक घाटा इसका आंसर होगा। उसके बाद है 2011-12 में केंद्र सरकार के राजस्व में किस प्रकार सर्वाधिक आय संभावित थी? ठीक है, तो 2012 का क्वेश्चन है, हमें जो अभी 22-23 के हिसाब से भी इसको समझ के चलना होगा हमें इस तरह के क्वेश्चन को, कि 2022-23 में केंद्र सरकार के राजस्व में किस प्रकार की आय सर्वाधिक संभव है। तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, आय कर है, निगम कर है। तो इसमें जो है, अगर हम 2011-12 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो निगम कर हैं, ठीक है, जीएसटी से जो हम टैक्स लेंगे उसका जो है वो आय संभावित है। उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा सकल राजकोषीय घाटा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, वित्त पोषित किया जाता है किसके द्वारा? बाजार ऋण, करेंसी, केंद्र सरकार के द्वारा, विदेशी ऋण के द्वारा। तो ये जो है हमें अंडरस्टूड है कि इसमें जो है, जो बाजार के ऋण हैं उनके द्वारा तो लिया जाता है, करेंसी तो नहीं होती ना प्रिंट, ऋण ही लिया जाता है। तो मोस्टली जो है वो अपने ही देश में या फिर अपने ही बाजार से ऋण लिया जाता है। तो इसका 1 और 2 ऑप्शन होंगे, ये सी होगा इसका। उसके बाद है, सकल बजट में प्रभावी राजस्व बजट जो है प्रत्यय सर्वप्रथम जो है प्रयोग हुआ, कहाँ प्रयोग हुआ? प्रत्यय जो है वो प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ या किस वर्ष में किया गया? ठीक है, तो इसको जो है फर्स्टली जो है वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2011-12, ठीक है, हमने याद रखना है कब किया था, 2011-12 में इसको जो है वो सबसे पहले जो है प्रभावी रूप से प्रयोग किया था। और जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है ना, उसका मतलब होता है जो भी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान दिया जाता है। और मैं 2022-23 की अगर बात करूं तो 2022-23 में जो हमारा प्रभावी राजस्व है वो 2.6% रहने की संभावना है। उसके बाद है वर्ष 11-12 में निम्नलिखित मदों में से केंद्र सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संभावित मद। ठीक है, तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण संभावित मद है वो क्या है? हमारे पास आर्थिक सहायता, रक्षा, ठीक है, ब्याज और राज्यों का केंद्र करों में हिस्सा। तो इसमें जो है
ब्याज की अदायगी, ठीक है? ब्याज की अदायगी आएगी क्योंकि अगर सरकार के व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है ये बात आए, तो सबसे पहले सरकार के व्यय का मद ब्याज की अदायगी होती है, क्योंकि सबसे पहले तो वो जो उन्होंने ब्याज दिया होता है ना, लोन लिया होता है, उस पे जो ब्याज होता है उसकी अदायगी वो करते हैं। और 2022-23 की मैं बात करूँ, 2022-23 में जो है वो बजट में कुल व्यय, ठीक है? कुल व्यय जो है, जो 20% है, 20%, ठीक है? कुल व्यय का जो है 20% है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से तादात्म्य रखता है, संबंध रखता है किसके साथ? तो राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा और सरकारी बचाव उधार और देयताओं से जो है वो संबंध रखता है, ये हमें पता है, ठीक है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अगर हम बोलें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें जो है यहाँ इनको सुमेलित करना है। अब अगर हम देखें तो जो वित्तीय घाटा है, जो हमारे पास वित्तीय घाटा होता है, तो वित्तीय घाटा होता है राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व घाटा। अब हम देखें तो राजस्व प्राप्तियां, वित्तीय घाटा राजस्व प्राप्तियां प्लस इसमें जो है हमारे पास क्या आता है, सॉरी, वित्तीय घाटा का जो राजस्व प्राप्तियां होती है ना, और उसमें जो है ऋणों की वापसी तथा अन्य प्राप्तियों में से फिर कुल जो व्यय होता है उसको माइनस किया जाता है, तो इसमें जो है ये वाला, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ये। फिर राजस्व घाटा की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये है, और ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारे पास राजस्व घाटा है वो हमारे पास क्या होता है, राजस्व और ब्याज प्राप्तियां माइनस ऋण राजस्व व्यय, तो इसका ये होगा। और उसके बाद जो बजटी घाटा है वो कुल प्राप्तियां माइनस ऋण, ठीक है, चिन्ह ये आएगा इसमें से, ठीक है। और पूंजी घाटा जो है वो जो हमारी प्राप्तियां होती हैं पूंजीगत, उसमें से माइनस कर दिया जाता है ऋण चिन्ह, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? अब देखो हमें पता है राजस्व जो व्यय होता है, राजस्व व्यय होता है राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व घाटा, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने जो है दूसरा बताया है कि, तो ये तो पहला ही हमें जो है पहले पे ही जो है वो शक हो जाता है कि कैसा होता है राजस्व व्यय। देखो राजस्व क्या होता है, राजस्व व्यय में योजनागत जो राजस्व व्यय होते हैं और गैर योजनागत राजस्व व्यय आते हैं। घाटा तो नहीं आता ना इसमें, घाटा तो निकाला जाता है व्यय और आय की हेल्प से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। प्राथमिक घाटा ये बिल्कुल सही है, प्राप्तियां ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया गया है? देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारतीय अनुसंधान का जो 112 जो बजट है ना, उस 12 जो अनुच्छेद है, सॉरी, उसके अंतर्गत बजट को पेश किया जाता है। और बजट जो है, बजट की हम बात करें तो एक फ्रांसीसी शब्द है बजकिट, उससे जो है निकला है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। चमड़े का थैला मतलब एक बैग में जो है वो बहुत सी मुद्रा होती है और उस मुद्रा में से अब किसको कितनी मिलनी है, ठीक है, वो जो है डिसाइड किया जाता है। सो थैंक यू ऑल।